तो पिछले क्लास से ही हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे, उससे देखेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट क्लास। टिल नाउ वी हैव सीन द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, और ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया से ही कंटिन्यू थोड़ा करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो अभी तक देखा है कन्क्वेस्ट, उसके बारे में ही थोड़ा हमने देखा था। सब्सिडरी अलायंस एंड ऑल दिस ट्रीटीज किस तरह से होता है, कौन से स्टेट्स को ओवरपावर कर दिया जाता है इंडिया के अंदर। इसके साथ साथ हमने अभी तक जो पूरा डेवलपमेंट देखने की कोशिश की थी वो यहाँ पे सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट देखा था। सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट से पहले हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश की थी कि रेगुलेटिंग एक्ट बहुत सारे पास किए जा रहे हैं, फिर से नया एक्ट पास होता है, चार्टर एक्ट 1813, उसके पीछे के जो बैकग्राउंड है, कौन से रीजंस थे उसके इंट्रोडक्शन थे, वो भी देखने की कोशिश की है। ऑल्सो सी इन दी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जहाँ मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत होती है। 1833 का चार्टर एक्ट किस तरह से मोनोपली को अबॉलिश करता है और कंपनी खाली एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर यहाँ पे काम करने की कोशिश करेगी। अदर चेंजेस इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज आल्सो इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और आपका विलियम बेंटिक बिकम्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज वेल एज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इस तरह के ट्विस्टेड क्वेश्चंस याद रखिएगा कि जैसे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस या कहीं कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बना के पूछ दे तो कंफ्यूज ना होइएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में यहाँ पे एक लॉ मेंबर भी ऐड कराया जाता है जिनका नाम था लॉर्ड मकॉले, और वहां से ही आपकी लॉ कमीशन की एक वेग फॉर्मेशन शुरू होगा, जब यहाँ पे सिविल एंड क्रिमिनल लॉज का जो फॉर्मेशन होता है वो भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने लास्ट क्लास के अंदर जो देखा था वो थी सोशियो कल्चरल पॉलिसी। सोशियो कल्चरल पॉलिसी को जानने के लिए हमने दो अप्रोचेस को स्टडी किया था। एक तो था ओरिएंटलिस्टिक अप्रोच एंड द सेकंड वन वाज एंग्लिसिस्ट या ऑक्सीडेंशियल। रिगार्डिंग द होल दिस ओरिएंटलिस्टिक अप्रोच, वहां पे हमने जानने की कोशिश की थी कि बहुत सारे स्कॉलर्स इंडिया में आते हैं, दे वर वेरी मच क्यूरियस टू नो अबाउट इंडिया। इनमें से एक स्कॉलर थे विलियम जोन्स, और उसके साथ साथ कंपनी की पॉलिसीज को कंटिन्यू करेंगे तो कंपनी यहाँ पे जो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक नीति होगी उसकी वो नीति का पालन ये आइडियोलॉजी के ऊपर करती है कि हमको इंटरफेरेंस नहीं करना। तो इन्होंने यहाँ भारत में आके मदरसा, कलकत्ता मदरसा, देन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, देन संस्कृत कॉलेज बनारस के अंदर इन्होंने खोलने की कोशिश की है। इसके साथ साथ ओरिएंटलिज्म जो अर्ली फेज के अंदर देखने को मिल रहा था, वहां पे हमने वॉरेन हेस्टिंग्स को भी देखा था कि वॉरेन हेस्टिंग्स बोलता है दैट द कॉन्कर्ड पीपल has to be ruled by their own customs and laws। बोले जो लोगों के ऊपर आप राज कर रहे हो उनको अपना जो पुराना शासन और पुराना कानून है उसके अनुरूप राज किया करो, इंटरफियरेंस मत करो। इंटरफियरेंस के पीछे नहीं करने का कारण भी जानने की कोशिश की थी कि दे वांटेड टू लेजिटिमाइज अपने रूल के, अपने शासन को यहाँ पे अच्छी तरह से लेजिटिमाइज करने के कारण ही इन्होंने इंटरफियरेंस रोका था। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि इसके पीछे का जो हिडन ऑब्जेक्टिव था इंटरफियरेंस नहीं करने का, वो था कि पहले एक किनशिप का एक फॉर्मेशन एस्टेब्लिश कर दो, जैसे विलियम जोन्स जैसे लोगों ने किया था कि भाई संस्कृत और आपकी लैटिन लैंग्वेज के बीच में, वो रमेश और सुरेश का जैसे ऐड आता है, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, स्टेपिस नाम का रीजन था, वहां पे कुंभ का मेला हुआ था 5, 7, 10 हजार सालों के पहले, जब भी हुआ होगा, और वहां से एक ट्रेंड ऊपर चला गया यूरोप की तरफ, और एक वो मुकेश जो था वो नीचे आ गया और रमेश आगे चला जाता है। तो यही पूरी की पूरी ट्रेंड इन्होंने एस्टेब्लिश की थी विलियम जोन्स और बाकी सारे स्कॉलर्स के द्वारा। ओके, तो एक डिस्टेंट और कंसिलिएटरी अप्रोच के कारण ही इन्होंने ये पूरी की पूरी नीति अख्तियार की थी। साथों साथ हमने ओरिएंटलिज्म को छोड़ के एंग्लिसिस्ट या ऑक्सीडेंटल अप्रोच को भी पढ़ने की कोशिश की थी। ये ऑक्सीडेंटल अप्रोच जो था वो यूरोप की ही पूरी की पूरी जो सोसाइटी चेंज हो रही थी उसी के कारण कंपनी के अंदर भी इफेक्ट के तौर के ऊपर आएगा। जैसे चार्टर एक्ट के अंदर हमने देखा है कि अभी तक जितने भी चेंजेस यूरोप के अंदर हुए उसी का ही कॉज एंड इफेक्ट के तौर पे इंडिया के अंदर चेंज देखने को मिला। तो यहाँ पे यूरोप की सोसाइटी के अंदर परिवर्तन आ रहा था 18वीं और 19वीं सदी के बीच में, और वही परिवर्तन के कारण यहाँ पे कंपनी की नीति चेंज होती है। ये परिवर्तन को 3 आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रूल कर रही थी। एक तो थी आपकी रैशनलिज्म, तार्किक या तर्कवाद कहते हैं हम लोग, फेथ इन साइंस एंड रीजनिंग। इनका मानना यह था कि भाई ब्रिटिशर्स जहां जहां राज कर रहे हैं उनको रैशनल बेसिस के ऊपर ही अपना रूल करना चाहिए। सेकंड वाज ह्यूमनिज्म, लव ऑफ मैन, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, ज्यादा बर्बरता नहीं होनी चाहिए आपके समाज के अंदर। इफ सम काइंड ऑफ एंटी ह्यूमन एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस यू हैव टू इंटरवीन, तो आपको इंटरवेंशन करना पड़ेगा। तो यही की यही बहुत सारी आइडियोलॉजीज थी, बहुत सारी वैचारिक रूप से यहाँ समाज यूरोप का बहुत बदलाव के अंदर आ रहा था, और वही बदलाव के कारण ये ह्यूमनिज्म नाम की जो फिलॉसफी है
वो भी एग्जिस्टेंस के अंदर आती है। इसी के दौरान जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था कॉन्फिडेंस इन द कैपेसिटी ऑफ मैन टू प्रोग्रेस। ओ मैन यू आर ग्रेट, ओ मैन यू आर सुपर्ब, ओ मैन यू आर टैलेंटफुल। ओके, तो आपके अंदर बहुत सारी अखुट क्षमता है, आप उसको अच्छी तरह से पालन कीजिए। तो ये वही की वही आइडियोलॉजीज थी। यही आइडियोलॉजीज के कारण यूरोप की सोसाइटी बहुत चेंज हो रही है, और वही चेंज के कारण आपके यहाँ पे पूरा का पूरा बदलाव लाने की कोशिश करेगी कंपनी की पॉलिसीज को लेके। क्यों? क्योंकि यही लोग आजकल जो यहाँ पे समाज के अंदर हुआ करते थे, उन्होंने पार्लियामेंट को प्रेशर किया। वही पार्लियामेंट ने बोला कि कंपनी को अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। इवन सम पीपल वर आल्सो वर्किंग विद द कंपनी एट दैट टाइम, तो उनका भी इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता रहता है। वो चाहे ह्यूमनिज्म हो, यूटिलिटेरियन हो, या आपकी पूरी की पूरी रैशनल या कॉन्फिडेंस इन द कैपेसिटी ऑफ मैन टू प्रोग्रेस देखा जाता है। हमने इसके फेजेस भी देखने की कोशिश की थी। ऑलमोस्ट 3 फेजेस के अंदर ये पूरी की पूरी सोशियो कल्चरल पॉलिसी डिवाइडेड है। 1772 से लेके 1813 वाला जो फेज था, वहां पे कंपनी ज्यादा कुछ इंटरवीन नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो ओरिएंटलिस्टिक फेज बोला जाता है, जहां कंपनी यहाँ पे ज्यादा कुछ मगजमारी के अंदर नहीं गुजरेगी। दूसरा फेज आता है 1813 से लेके 1857 का फेज, जहां पे कंपनी कांस्टेंट इंटरवेंशन करती है सोशल रिफॉर्म्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि दे वर गाइडेड बाय दिस ऑल फिलॉसफीज, वो चाहे रैशनलिज्म हो, ह्यूमनिज्म हो, लिबरलिज्म हो, एंड द अदर इक्वलिज्म एज वेल। ओके, एंड पोस्ट 1857 अगेन कंपनी सीज कि यहाँ पे हमने यहाँ पे सामाजिक पूरे के पूरे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, और ये रिफॉर्म्स का ही बूमरैंग हमको देखने को मिलता है 1857 के रिवोल्ट के अंदर। तो कंपनी रियलाइजेस दिस कि वी ट्राई टू चेंज द सोसाइटी फॉर द goodness of the Indian people, but the Indian people did not like this. उनको पसंद नहीं आता कि कंपनी यहाँ पे सामाजिक पूरा का पूरा परिवर्तन करने की कोशिश करती है, और इसी के चक्कर के अंदर कंपनी अपने रिफॉर्म्स अटका देगी। 1772 से लेके 1813 यहाँ पे हमने देखा कि कंपनी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। हम बीच के अंदर नहीं आएंगे, बोलते हैं कि वी विल नॉट इंटरफियर इन टू द ट्रेडिशंस, यूजेस एंड कस्टम्स। बोले कस्टम्स के अंदर हम लोग कुछ माथाकूट नहीं करेंगे। मुद्दा क्या था कि कंपनी बहुत ही अच्छी खासी उनके अंदर बहुत ही वेलफेयर अप्रोच आ गया था, तो वेलफेयर अप्रोच नहीं था। The original reason behind the non-interference was कि कंपनी wanted to focus on trade and revenue। कंपनी को यहाँ पे खाली ट्रेड और रेवेन्यू के अंदर फोकस करना था। नया नया शासन आया था, 1760-1770 के आसपास की बात हो रही है। They were busy in consolidation, they were busy in fighting wars। तो पहले लड़ाई करेंगे, तो यहाँ अपनी सोशियो कल्चरल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी के चक्कर में यहाँ पे ये पहले लड़ाई करके अपने बेस को कंसोलिडेट करते हैं। तीसरा एक रीजन ये भी बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स जितने भी ऑफिशियल्स थे यहाँ पे ब्रिटिशर्स के, they used to fear कि if you try to bring some kind of social reforms, there might be retaliation and reaction from the Indian people। भारत के समाज के अंदर से लोग पीछे को जवाब देने की कोशिश करेंगे, इससे अच्छा हम लोग बीच में यहाँ इंटरफियर नहीं करते हैं। फ्रॉम 1813 till 1857 यहाँ पे सोसाइटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि 1813 तक आप ये चीज हमने देखने की कोशिश की थी कि पॉलिटिकल कंसोलिडेशन उनका बहुत अच्छी तरह से हो गया था। मराठास के साथ 2 युद्ध उन्होंने ऑलरेडी लड़ चुके थे। दूसरे युद्ध के बाद मराठास को लिटरली उन्होंने स्केटर कर दिया था, और इसी के कारण यहाँ पे जो आइडियोलॉजिकल चेंज यूरोप के अंदर होता है, वही आइडियोलॉजिकल चेंज कंपनी की आइडियोलॉजी के ऊपर भी हावी हो जाता है, और इसी के कारण कंपनी या ब्रिटिश रूल जो इंडिया के अंदर होता है, वो अपनी पॉलिसी चेंज करेगा। और उसी को ही कहा था हमने एंग्लिसिस्ट अप्रोच के साथ जो पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है। रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, लिबरलिज्म, ये सब की सब जितने भी इजम्स थे, वो सबके सब इजम्स कंपनी के ऊपर यहाँ पे ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे। मुद्दा हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस आइडियोलॉजिकल चेंज। तो कंपनी क्यों इतना खुश हो गई कि यहाँ पे भारत के लोगों को थोड़ा रैशनल बना दिया जाए, या भारत के लोगों को रैशनलिटी के आधार के ऊपर हम लोग उनके ऊपर रूल करेंगे। उसके पीछे का रीजन ये था कि इंग्लैंड वांटेड टू कन्वर्ट इंडिया एज अ मार्केट, और मार्केट के पीछे जो कारण था वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति। अगर आपको औद्योगिक क्रांति यूरोप के अंदर हुई थी और भारत के समाज को परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन कब आएगा कि जब आप भारत के समाज का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, मॉडर्नेशन अच्छी तरह से उसका कर दोगे। इसी के चक्कर में यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, साथों साथ यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया जाता है। 1857 के बाद हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि यहाँ पे कोई भी सामाजिक के तौर के ऊपर नई कोई पॉलिसी नहीं लेके आती है, क्योंकि कंपनी को लगा या ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि द रीजंस वी ब्रॉट द सोशल रिफॉर्म्स, ड्यू टू दिस थिंग द इंडियन पीपल प्रोटेस्टेड, और 1857 के रिवोल्ट के अंदर ये लोग
पार्टिसिपेट करते हैं। हमने ये टाइमलाइन भी देखने की कोशिश की थी, बहुत सारे गवर्नर जनरल्स और उन्होंने कौन से नए नए एक्ट पास किए। ये एक्ट के पीछे यही सब हमने पॉलिसीज देखा था कि मेजोरिटी ऑफ द एक्ट्स फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी वर पास ड्यूरिंग द सेकेंड फेज, जो 1813 से लेके 1850 तक पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क के अंदर रहता है। हमने वेलेस्ली के साथ देखा था, एलन बैरो, लॉर्ड डेलाउजी, ऑल दिस पीपल, विलियम बेंटिक, वो 1810 से लेके ऑलमोस्ट 1856 तक ये रिफॉर्म्स चलते हैं। 1856 के बाद ज्यादा कोई मेजर रिफॉर्म नहीं आता है, भारत का समाज उतना ही डेवलप नहीं हो पाता। ओके, इसके साथ साथ हमने मॉडर्न एजुकेशन को भी देखने की कोशिश की थी लास्ट क्लास के अंदर। व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। हमने एजेंसीज कौन सी रिस्पॉन्सिबल है वो भी देखा था। एक तो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरीज, और क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ साथ हमारे एनलाइटेंड इंडियंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था हमने देखा था, ऑब्जेक्टिव वाज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि यहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत कायदा कानून सिखा के उनको बोल दिया जाए कि ये तुम्हारी औकात है, इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ सकते। आप देखिए कि ये पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के तौर के ऊपर इन्होंने ये जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो अच्छी तरह से फुलफिल होता है। व्हेन यू सी द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। पोस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस एक चीज देखने को मिलती है कि जो आपके प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता थे, ऑल द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स, ऑल दिस पीपल वर नोन एज मॉडरेट्स। ये मॉडरेट्स नरम दल के लोग थे या नरमपंथी विचारधारा वाले, वो ज्यादा उग्रवाद नहीं करते थे। उग्रवाद क्यों नहीं करते थे उसके पीछे का रीजन देखोगे ना, वो आपका था ब्रिटिश एजुकेशन। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको बताया था कि तुम्हारी औकात इतनी ही है, तुम्हारी सीमा यहां तक ही है, यू कैन नॉट क्रॉस दिस लाइन। So the government was fairly successful in having a political and administrative convenience. हमने देखा कि मॉडरेट्स कभी पैसिव रेजिस्टेंस की बात करेंगे नहीं। कभी मॉडरेट्स आपने देखा है कि वो बात करेंगे नॉन कॉपरेशन के लिए हम लोग सहमत है, नहीं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता था, दे फियर्ड, क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन उनको ऐसा दिया गया था कि यू कैन नॉट क्रॉस दिस लाइन। ओके, तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अगर आप देखोगे, अंग्रेजों का जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव था भारत के अंदर आधुनिक शिक्षण को लागू कराया जाए, दे वर फेयरली सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पूरी की पूरी जो जनरेशन थी ना उसको अच्छी तरह से एंग्लिसाइज कर दिया था। इसके कारण जब दूसरे कांग्रेस के लीडर्स आएंगे, जिनको हम लोग एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, या इसके बाद जो गांधीयन फेज आता है, तो गांधी क्या बताते हैं कि भाई मैं तो सच्चाई के रास्ते के ऊपर जा रहा हूं, कानून बीच में गलत आ गया। मॉडरेट्स को क्या बताया था कि ये आईपीसी है, ये सीआरपीसी है, इसको तोड़ने की कोशिश की तो आपको जेल में भेज दिया जाए। सो दिस वाज दी हाउ द ब्रिटिश ट्राइड टू इंडोक्ट्रिनेट आवर पीपल विद द काइंड ऑफ एजुकेशन। इसके बाद जो पूरा का पूरा एजुकेशन का सिस्टम 1905 के बाद चेंज होता है, जब स्वदेशी आंदोलन होता है, नेशनलिस्ट एजुकेशन हम लोग उसको इम्प्लाई करने की कोशिश करेंगे कि भारत के लोगों को बताया जाएगा कि ये कानून है ना गलत है। पहले एजुकेशन के अंदर सिखाया नहीं जाता था कि ये सही है कि ये गलत है, बोल दिया जाता था कि ये कानून है। एंड द पीपल फियर्ड द लॉ, the people feared the political administration, and as a result of this thing the government's objective was fairly successful। यहाँ पे सरकार कुछ तौर के ऊपर बहुत ही एक सक्सेसफुल की तौर पे एस्टेब्लिश हो जाती है। दूसरा रीजन हमने ये भी जानने की कोशिश की थी, वो थे क्रिश्चियन मिशनरीज। दो दे वर डूइंग गुड वर्क्स इन द नेम ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, बट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज फॉर ब्रिंगिंग एजुकेशन इन इंडिया वाज कन्वर्जन। क्रिश्चियन मिशनरीज का भारत के अंदर आना, उनका अच्छा सामाजिक कार्य करना, बट इसके पीछे का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, जो मूल सिद्धांत था, वो था कि भारतीय लोगों का क्रिश्चियनिटी के अंदर आप कन्वर्ट करो। ओके, तो दे वांटेड टू यूज द वेपन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फॉर कन्वर्जन, एंड दे वर फेयरली सक्सेसफुल इन गेटिंग दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन। द थर्ड वन वर द इंडियंस। यहाँ पे जो पढ़े लिखे भारतीय समाज के लोग थे, इनका भी मानना यही था कि इनको पढ़ा लिखा के हम लोग एंग्लिसाइज कर देंगे। तो जैसे हम लोग यूरोप में जाके आए और वहां पे देखा कि हमारे ये बेचारे आमिर खान लगान के डायरेक्ट दिल चाहता है कि आमिर खान बन जाते हैं, तो धोती कुर्ता छोड़ के डायरेक्टली सूट वूट के अंदर आ जाएगा। सो दे थॉट कि यहाँ पे एजुकेशन आएगा, दैट द इंप्रूवमेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी विल बी अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। पूरे यूरोप के अंदर जैसे समाज व्यवस्था है वैसी व्यवस्था आ जाएगी। आज की तारीख में नहीं आई है एजुकेशन देने के बाद, तो आप 18वीं और 19वीं सदी की बात कर रहे हो कि एजुकेशन हो जाएगा तो लोग सीधे रहेंगे और सिविलाइज हो जाएंगे और कुछ जलाएंगे करेंगे नहीं, और ठीक है लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बट पॉलिटिकल कन्वीनियंस तो आज भी नहीं हो पाया है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस आज भी नहीं हो पाया। ओके, सो सोशियो कल्चरल रीजनरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर इट्स पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट, ये ऑब्जेक्टिव एनलाइटन इंडियंस का था।
इनके साथ भी यही होता है। वी सॉ कि यहाँ पे कौन से स्टेप्स लिए गए, वो स्टेप्स के अंदर ही 1813 का चार्टर है, 1 लाख रुपए यहाँ पे भारतीय लोगों के लिए साइड में रख दिया जाता है। उसी 1 लाख रुपए के कारण एक कंट्रोवर्सी उभर के आती है जिसे कहते हैं एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। तो 3 हमने कैरेक्टर्स देखने की कोशिश की थी। यहाँ पे एंग्लिसिस्ट के अंदर जो लीड करने वाले थे वो थे लॉर्ड मकॉले एंड द ओरिएंटलिस्ट वर हेडेड बाय जेम्स प्रिंसेप। इनका मानना यह था कि यहाँ पे वर्नाकुलर एजुकेशन दिया जाए, एंग्लिसिस्ट का मानना यह था कि यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन दिया जाए। द एनलाइटन पीपल ऑलरेडी जो एंग्लिसाइज थे, यहाँ के भारतीय लोग, उन्होंने भी मकौले का ही साथ दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि भाई भारत का समाज का उद्धार हो जाएगा। कंटेंट को लेके एक मुद्दा हो रहा था कि कौन सा शिक्षण देना चाहिए आपको, टेक्निकल देना चाहिए कि ह्यूमैनिटीज बेस्ड देना चाहिए। लैंग्वेज को लेके मुद्दा हो रहा था कि भाई अंग्रेजी के अंदर सिखाना चाहिए भारत के लोगों को, या आपकी क्षेत्रीय भाषा है जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस है उसके अंदर इनको शिक्षण दिया जाए। इसके साथ साथ तीसरा यहाँ पे जो इनका ऑब्जेक्टिव इन्होंने सोचा था जो इंग्लिशिस्ट लोगों ने, जिसे कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, कि ऊपर के कुछ कुलीन वर्ग के व्यक्ति लोग को सिखा दोगे, यू विल टीच समवन फ्रॉम द एलीट सोसाइटी एंड द एलीट क्लास एंड दे विल इन टर्न एजुकेट द मासेस, कि वो लोग इसके बाद में यहाँ पे जितने भी आपके और भी भारत के दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको सिखा देंगे। इंपॉर्टेंट हमने ये जानने की कोशिश की, दिस थियरी डिड नॉट वर्क। ओके, तो आज की तारीख में भी ये काम नहीं करती है, तो 1800 के आसपास भी ये काम नहीं करेगी। बट इसमें भी ओरिएंटलिस्ट का थॉट हमने जानने की कोशिश की थी, इंग्लिशिस्ट का क्या थॉट है वो भी जानने की कोशिश की थी। ओरिएंटलिस्ट का मानना ये था कि भाई हमको ट्रेडिशनल एजुकेशन को नकारना नहीं चाहिए और आपको आधुनिक शिक्षण देना है तो ट्रेडिशनल लैंग्वेज के अंदर दो, साथों साथ ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका पुरानी जो पूरी क्षमताएं है उसका भी उपयोग किया जाए। फाइनली यहाँ पे मकौले विलियम बेंटिक को उनको एक सलाह देते हैं, एक मैकॉलेस मिनट कहते हैं, and in this Macaulay's minute he says that Mr. Bentinck you have to adopt this program। और मिस्टर बेंटिक भी यहाँ पे बहुत ही यूटिलिटेरियन फिलोसफी वाले इंसान थे, तो वो भी यहाँ मकौले की आइडियोलॉजी को मान जाते हैं और इसके बाद 1835 में ही आपके आधुनिक शिक्षण की शुरुआत होती है। इंग्लिश वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, पर्शियन को हटा दिया जाता है। ये सिस्टम 1850 से 1854 तक यहाँ पे 1854 तक यहाँ पे एग्जिस्टिंग में रहता है। फाइनली 1854 में एक नया सिस्टम उभर के आता है। उसके पीछे का कारण था वो था मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। 1854 के अंदर आपका प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिनका नाम था चार्ल्स वुड, ही सेंड्स अ डिस्पैच जिसको वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं, और वो वुड्स डिस्पैच के अंदर उन्होंने ये जो 1835 का जो मकौले का जो मॉडर्न एजुकेशन का जो फाउंडेशन था उसको पूरी की पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश की है। ओके, सो ट्रेडिशनल एजुकेशन शुड नॉट बी इग्नोर्ड। यहाँ पे वर्नाकुलर एजुकेशन आपको दिए जाए हमारे स्टूडेंट्स को इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लेवल, और हायर एजुकेशन आपको इंग्लिश के अंदर देना है। साथों साथ थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाज स्क्रैप्ड। हमने ग्रांट इन एड की जो स्कूल है उसकी भी शुरुआत इसके बाद करते हैं। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की भी शुरुआत यहाँ से पूरी की पूरी होती रहती है। यहाँ पे 3 जगहों के ऊपर यूनिवर्सिटीज का भी एस्टेब्लिशमेंट होता है, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। इसके साथ साथ ये पूरे के पूरे मुद्दे हमने टीचर ट्रेनिंग के भी देखने की कोशिश की थी। साथ साथ हमने यहाँ पे इसके वीकनेसेस भी देखे थे। वीकनेस के हमने 5-6 मुद्दे जानने की कोशिश की थी कि सिलेबस यहाँ पे कौन सा होता था, अंग्रेजों की जय जयकार करना। तो इसके बाद जो लोग भी पढ़ के कांग्रेस के लीडर बनते हैं, अर्ली नेशनलिस्ट, तो वो भी क्या बोलते हैं कि हिज एक्सीलेंसी आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ग्रांट अस दिस 4 काइंड ऑफ फ्रीडम्स फॉर अस, वी वांट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द वाइसरॉय विल से कि भाई तुमको जो करना है करना, नहीं देंगे तो बोलेंगे कोई बात नहीं हिज एक्सीलेंसी, दूसरी बार फिर से हम आपको पिटीशन देंगे। क्यों? क्योंकि इनको सिखाया जाता है कि आपको खाली पिटीशन के ऊपर पिटीशन देने हैं। इसके बाद जो जेंटलमैन आएंगे वो बोलेंगे कि हम पिटीशन नहीं देंगे, हम आपकी कह के लेंगे। ओके, तो ये पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी के ऊपर ही यहाँ पे चेंज होता है। ओके, सो पर्पज वाज नॉट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द इंडियंस, इंडियंस का अपलिफ्टमेंट नहीं था। हम लोग को एक कंज्यूमर बेस के तौर पे ही बनाया जाता था कि वड़ा पाव से बर्गर की पूरी स्टोरी हमने देखी थी। दी टाइप ऑफ एजुकेशन वाज मेनली ह्यूमैनिटीज, यहाँ पे ह्यूमैनिटी बेस्ड एजुकेशन ही दिया जाता था, इससे ज्यादा कुछ हमको दिखाया नहीं। वकील बनाया ज्यादा से ज्यादा। रूरल एंड द बैकवर्ड एरियाज वर निग्लेक्टेड एंड ऑल्सो लैक ऑफ इंक्लूसिविटी। क्यों? क्योंकि ये बड़ी बड़ी जगहों पे आपने कॉलेजेस तो खोल दी, पर कॉलेजेस के अंदर खाली अमीर वर्ग के लोग ही जा पा रहे थे जो शहरों के अंदर रह रहे थे। ओके, सो एट दैट टाइम इंडिया यूज्ड टू लिव इन इट्स विलेजेस, स्टिल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, क्योंकि 70% आपकी पॉपुलेशन अभी भी गांव खेड़े के अंदर ही रहती है। दो वी आर फेयरली अर्बनाइजिंग, बट एक एस्पेक्ट ये भी देखने को मिलता है। हमने इसके स्टेप्स भी देखे थे। मैग्ना कार्टा के बाद हंटर एजुकेशन कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 का भी जानने की कोशिश की थी। उसमें लॉर्ड कर्जन का क्या रोल है वो भी जाना था कि लॉर्ड कर्जन को क्या ऐसी
चिंता थी कि उसने ये पूरा का पूरा एक्ट पास किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम के अंदर बंगाल के अंदर राष्ट्रवाद की गंगा जमुना बहुत तेजी से बह रही थी, जैसे आजकल बहती रहती है। तो उसी के कारण यहाँ पे सरकार ने एक्ट पास कर दिया। दी मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक रिजोल्यूशन भी लाया था सरकार ने 1913 के आसपास। इसके साथ साथ आपका सेटलर यूनिवर्सिटी कमीशन, हॉटॉक कमिटी, सर्जन प्लांट और राधा कृष्णा कमीशन भी देखा था 1948-49 के आसपास का। ठीक है, तो हमने ये पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल एडवांसमेंट लास्ट क्लासेस के अंदर देखा था। वहां से ही अभी क्लास को शुरू करने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद आगे का डेवलपमेंट कैसे होगा। ओके, सो दिस वाज फेयरली रिकैप ऑफ द लास्ट 3 वीक्स ऑलमोस्ट। हमने कहाँ तक कितना अभी तक पढ़ा है। अभी भी ब्रिटिश रूल ही चलेगा, अभी भी कॉलोनियल रूल के अंदर ही है। 1858 के राइट के बाद पूरा का पूरा मुद्दा जो रिवॉल्ट होता है उसके बाद बहुत सारी चेंजेस आएंगे। ओके, सो अप टिल दिस टाइम विल सी द डेवलपमेंट ऑफ प्रेस।